रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये भी हमारा लिविंग बींग्स का फीचर्स है। उसके बाद हमने बताया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग के बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी का तो सबसे छोटी इकाई है उसे सेल कहते हैं, और सेल के मिलने से टिश्यू बनता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, और उस टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम के बनने से हमारा बॉडी का निर्माण होता है। उसके बाद हम पढ़ाए लास्ट में कॉन्शियसनेस, जो हम लगभग आधा पढ़ा चुके हैं, 2-3 लाइन बचा हुआ है। कॉन्शियसनेस का हिंदी क्या होता है? चेतना, होशो हवास। ये क्या है? ये भी लिविंग बींग्स का ही फीचर्स है, ये सिर्फ लिविंग बींग्स में ही पाए जाते हैं, ये किसी भी नॉन लिविंग्स में नहीं पाए जाते। ये होता क्या है? यह एक हमारा लिविंग बींग्स का ऐसा एबिलिटी, लिविंग बींग्स का एक ऐसा कैपेसिटी, एक ऐसा क्षमता, जिस क्षमता के कारण हम इस एनवायरनमेंट में होने वाले चीजों को हम परखते हैं, सेंस करते हैं, और उसके अनुसार हम उसको जवाब देते हैं। अगर किसी ने मुझे पिन चुपाया तो हम लोग बोलते भागते हैं और इसी से रगड़ते हैं, और हम बोलते अरे बाप रे बाप रे बाप। तो जो भी है, आप वहां से दूर भागे, हाथ रगड़े, ठीक है, ये सब क्या आपने रिस्पॉन्ड किया। अगर आपको किसी ने पुकारा तो आप तुरंत उधर उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं, और उसके बाद उससे बातचीत करते हैं। अगर समोसा का ये आ रहा है तो आपका तुरंत नाक जो है ये करता, बोला भाई कहीं समोसा बनाए क्या, है ना। तो हमारी बॉडी में खास करके ये जितना भी था कि अच्छा सुगंध आना, पिन चुभाना, दर्द होना, टच करना, ये जो भी चीज था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। इसको क्या बोलते हैं? कल हम लोग जाते जाते क्या लिखा है? स्टिमुलाई का परिभाषा कल हम जाते जाते आप लोग को लिखा है कि स्टिमुलाई किसे कहते हैं। स्टिमुलाई सिंगुलर है, सॉरी प्लुरल है, और स्टिमुलाई का सिंगुलर क्या होता है बेटे? सिंगुलर क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस, और ये स्टिमुलस है क्या? तो हमने कल बोला था कि चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज इन एनवायरनमेंट। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, आप जहां रह रहे हैं, उसके आपके बॉडी के, आपके ऑर्गन के अगल बगल का जो एनवायरनमेंट है उस पर चेंज आ रहा है, चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। इसी क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं, या स्टिमुलस कहते हैं। जैसे आपके बॉडी पर किसी ने पिन चुभा दिया, आपके बॉडी पर किसी ने आग का गोला रख दिया, आपके बॉडी पर किसी ने बर्फ का गोला रख दिया, और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? आग का गोला टच करना, पिन चुभाना, चूटी काट लेना, ये सब क्या स्टिमुलाई है। और जाते जाते मैंने ये भी बोला होगा, शायद सुने होंगे, स्टिमुलाई में भी। स्टिमुलाई कितने टाइप का हो सकता है? लिखिए, स्टिमुलाई में भी ये मैकेनिकल हो सकता है, यानी आपके बॉडी पर मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये स्टिमुलाई मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। मैकेनिकल का मतलब जैसे आपको किसी ने चोटी काट लिया, जोर से चोटी काट लिया, पिन चुभा दिए, तो ये मैकेनिकल हुआ। केमिकल हुआ, आपके बॉडी पर किसी ने एसिड गिरा दिया, आपके बॉडी पर किसी ने अल्कली गिरा दिया, आपके बॉडी पर किसी ने कुछ ऐसा कोई हानिकारक है जो भी केमिकल गिरा दिया, तो आपने बोला ये केमिकल स्टिमुलाई है। बायोलॉजिकल क्या है? कोई चींटी आके आपके बॉडी पर क्या कर लिया? डंक मार लिया, काट दिया, बिरनी काट लिया, बिच्छू काट लिया, इस प्रकार से मच्छर आके काट लिया, वो क्या है? बायोलॉजिकल है। तो आपके बॉडी पर ये सभी क्या है? ये एक प्रकार का स्टिमुलाई है। मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलाई इतने प्रकार के हो सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग कैसे परखते हैं जी? अगर माना जाए कि गाय, बैल, बकरी, इंसान, खास करके हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग इसको कैसे परखते हैं? ये हम लोग कैसे परखते हैं कि हमारे बॉडी पे कुछ रख दिया, ये कर दिया? हमारे बॉडी में क्या है? 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन है। हमारे बॉडी में क्या है बेटे? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन। कौन कौन है बोलिए? आंख, नाक, कान, टंग और स्किन। स्किन, त्वचा। तो अगर आपको किसी ने टच किया तो आप कहते हैं हाँ टच किए। आपने टच को कैसे सेंस किया? आपके बॉडी के किस पार्ट ने सेंस किया? तो स्किन ने। स्किन हमारे बॉडी का सेंस ऑर्गन है। अगर समोसा रखा है, मैंने बोला बताओ यहाँ पर किस इसमें क्या रखा है? बोला अरे यार क्या बात करें, समोसा है। सही में समोसा था। तो आपका नाक ने सूंघ दिया। आपका नाक क्या है? सेंस ऑर्गन है। सूंघ करके बता दिया कि समोसा है। ठीक है। आपको अगर मान लो कोई चीज, किसी ने कोई पुकारा, कुछ बोला, तो आपने कौन चीज सुना? कान से सुना। तो ये सब सेंस ऑर्गन है। आप सेंस ऑर्गन से स्टिमुलाई को सेंस करते हो और जज करते हो, और उसके अनुसार से आप उसका उत्तर देते हो। ठीक है।
लेकिन जरा बताओ, प्लांट में क्या सेंस ऑर्गन होते हैं? क्या हम लोग की तरह प्लांट में सेंस ऑर्गन होते हैं? क्या उसके पास आंख, नाक, कान इस तरह का कुछ होता है? नहीं, उसके पास हम लोग की तरफ सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन नहीं होते। तो भैया क्या इसका मतलब है कि प्लांट को अगर हम स्टिमुलस देंगे, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, जो भी स्टिमुलस देंगे, क्या उसका वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्या? जी हाँ, करता है, बस उसका तरीका अलग है। प्लांट में रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। वो भी रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे मान लो पानी, लाइट, टेम्परेचर, उसके बाद अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स। हमारे इस इन्वायरमेंट में बहुत प्रकार के पॉल्यूटेंट्स है, SO2 गैस, CO2 गैस, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। उन सभी चीजों को भी क्या करता है, ये सेंस कर लेता है प्लांट, और उसके 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 जो जवाब देना चाहिए वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि 3 प्रकार के प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। फिर सुनो, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। किसी प्लांट ने कहा मुझ में फूल तब खिलेगा जब दिन काफी बड़ा हो और रात काफी छोटी हो, यानी उस पर जो है फोटो पीरियड, मतलब फोटो पीरियड मतलब क्या? फोटो माने सनलाइट, सनलाइट अधिक देर तक पड़ना चाहिए। दिन जितना बड़ा होगा उतना अधिक सूरज की रोशनी हमारे पर पड़ेगा, तो इसीलिए हम में फूल खिल जाएगा। तो जो भी था लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे यानी डे बहुत बड़ा हो, यानी सूरज की रोशनी मुझ पर अधिक हो तो मुझ में फूल खिल जाएगा। किसी ने कहा मैं शॉर्ट डे प्लांट हूं, यानी दिन छोटा होना चाहिए और रात लंबी होनी चाहिए, अंधकार अधिक पड़ना चाहिए और लाइट कम पड़ना चाहिए, तो मुझ में फूल खिल जाएगा। किसी ने कहा कि मैं हूं डे न्यूट्रल प्लांट, है ना, बोला मुझ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी खिल जाता हूं। लेकिन आपने क्या देखा, यहां पर लाइट का प्रभाव पड़ा, लाइट का अधिक देर तक पड़ना, कम देर तक पड़ना, उसके कारण उसमें फूलों का खिलना। अगर अधिक देर तक लाइट नहीं पड़ा, कम ही पड़ा, और वो लॉन्ग डे प्लांट है तो उसमें फूल नहीं खिलेगा। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हम फूल नहीं खिलेंगे। कहा है कि आपने हमें इतना देर तक फोटो पीरियड नहीं दिया। फोटो पीरियड मतलब फोटो मतलब सनलाइट, इतना पीरियड, इतना देर तक पड़ना चाहिए, आपने नहीं दिया। ठीक, क्या हुआ? रिस्पॉन्ड करना हुआ। उसके बाद इस दुनिया में कुछ सीजनल ब्रीडर होते हैं। सीजनल ब्रीडर का मतलब किसी खास समय में ही वो बच्चा पैदा करता है, सीजनल ब्रीडर। तो उसके लिए भी कहता है लाइट बड़ा क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लाइट भी उसके लिए स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये सब भी लाइन लिख देना है। चलो शुरू करो यहां पर। इन हायर एनिमल्स, या ऐसे लिखो, यहां लिखो, काटना पड़ेगा इसका, लिखो इन हायर एनिमल्स, इन हायर एनिमल्स सेंस ऑर्गन्स, इन हायर एनिमल्स सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन आर प्रेजेंट, which sense the stimuli, और ये स्टिमुलाई को सेंस करता है, चाहे वो स्टिमुलाई जैसा भी हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, उसको सेंस करता है एंड रिस्पॉन्ड। इन हायर एनिमल्स सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन आर प्रेजेंट which sense the stimuli and then respond, और तब जाके उसका उत्तर देता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट के पास क्या नहीं होता? आगे बढ़े, जल्दी करो, जल्दी लिखो, तुम लिख ही रहे हो। इन हायर एनिमल्स सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन्स आर प्रेजेंट व्हिच सेंस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई एंड कोरेस्पोंडिंगली वो क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अब मैं आगे लिखने वाला हूं कि प्लांट में ऐसा कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, तो भाई क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? उसके रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है। तो आगे चलें, लिखेगा इन प्लांट्स, प्लांट में ऐसा लिखे, इन प्लांट्स सच सोफिस्टिकेटेड मतलब सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या? सब जिंदगी बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है, मतलब उसको क्या उसका शुद्ध हिंदी बोला जाए? सोफिस्टिकेटेड, आरामदायक वाली जिंदगी हो गई, कोमल जिंदगी, कोमल। तो इन प्लांट सच सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स
सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट, प्लांट में तो नहीं होते। तो भाई प्लांट में ऐसा सेंस ऑर्गन नहीं है तो क्या इसका मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है? करता है। इन प्लांट सच सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट येट दे रिस्पॉन्ड, फिर भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक, कौन कौन एक्सटर्नल फैक्टर है भाई? लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और सिर्फ पॉल्यूटेंट्स ही नहीं और भी प्रकार के डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं है, सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड करता है। सोफिस्टिकेटेड का स्पेलिंग मिला लीजिएगा, कभी हम भी जाकर मिला लेंगे। सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन नहीं होते, लेकिन येट मने फिर भी नहीं है तो क्या हुआ? कहता है मेरे पास सेंस ऑर्गन नहीं है तो क्या हुआ? क्या हम सेंस नहीं कर पाएंगे? क्या हम उसको भांप नहीं पाएंगे क्या? जी हाँ, हम भी भांप पाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसा कि हम टेम्परेचर को भांप लेते हैं, टेम्परेचर कैसा है, और उसके रिस्पॉन्डिंग में हम काम करते हैं। हम पानी को भांप लेते हैं कि उस मिट्टी में पानी है कि नहीं है, ठीक है। हम ये भांप लेते हैं कि आज दिन में लाइट कैसा निकला, विगत 1 महीने से लाइट कितना आ रहा है। लाइट कम आएगा तो भैया हम कम काम करेंगे, कम फोटोसिंथेसिस करेंगे, ज्यादा आएगा तो ज्यादा काम करेंगे, जिधर से लाइट आएगा उधर हम मुड़ जाएंगे। ये सारा क्या है? पानी में जिधर पानी की अधिक मात्रा है, जो उसका रूट जो है उधर ही चला जाएगा, है ना। तो ये रूट का उधर मुड़ जाना, स्टेम का लाइट की तरफ मुड़ जाना, फूल का खिलाना, ये सब क्या है? ये भी एक प्रकार का रिस्पॉन्ड है। और एक रिस्पॉन्ड हम लोग प्लांट में देखते हैं डायरेक्टली, वो है छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधा को जैसे छूते हैं ना, तो देखते हैं कि स्पष्ट रूप से वो सिकुड़ जाता है। ये हम लोग क्लियर कट अपनी आंखों से देख लेते हैं, है ना। लेकिन फोटो पीरियडिज्म या फोटो पीरियड्स affects the reproductive activities. Photoperiods affects the reproductive activities in plants, and animals, which breed seasonally। यानी इसको हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। एक खास सीजन में जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जो खास सीजन में एक खास समय में फूल खिलाते हैं। प्लांट में फूल का खिलना, प्लांट में फूल ही क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। तो प्लांट में फूल का खिलना एक निश्चित सीजन में, एक निश्चित समय पर, तो वो क्या करता है? ये भी दिखाता है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम कैसे नेचर में, अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसीलिए फोटो पीरियड खास करके उन एनिमल्स और उन प्लांट के लिए स्पेशल है जो सीजनल ब्रीडर है। एक खास सीजन में फूल खिलाते हैं और खास सीजन में ही फल देगा, उसके लिए, और खास करके उस एनिमल के लिए जो खास सीजन में ही बच्चे पैदा करते हैं, जैसे डॉग्स है, उसके बाद फ्रॉग है ना। वहां भी फोटो पीरियड कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। ये आपकी एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, तो इसको जरूर मेंशन कीजिएगा। अब जो मैं आगे लिखने वाला हूं वो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा ऑल लिविंग बींग्स आर कॉन्शियस
ऑल लिविंग बींग्स आर कॉन्शियस टू एनवायरमेंट बट ह्यूमन, लेकिन इंसान एक ऐसा, ह्यूमन इज द ओनली लिविंग बींग which is conscious to self besides environment। मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं, आप पहले लिख लें। ऑल लिविंग बींग्स आर कॉन्शियस टू एनवायरमेंट बट ह्यूमन इज द ओनली लिविंग बींग्स which is conscious to self besides environment। इसका मीनिंग क्या हुआ मैं बता रहा हूं, आप पहले लिख लो। इस लाइन को आप लोग याद कर लीजिएगा। जो भी प्लांट्स और एनिमल सीजनल ब्रीडर होते हैं, एक खास सीजन में ही मतलब वो ब्रीड करते हैं, तो उस पर फोटो पीरियड का एक अच्छा खासा असर पड़ जाता है। ये आप इस लाइन को याद कर लीजिए। और ये भी याद करने वाला ही पॉइंट है कि पूरे दुनिया में एक इंसान ही ऐसा लिविंग बींग्स है, इंसान ही एक ऐसा सजीव है जो अपने से कॉन्शियस होता है, अपने के प्रति भी। और सभी अपने के प्रति कॉन्शियस नहीं होते हैं, सिर्फ इन्वायरमेंट के प्रति, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा बस उससे कॉन्शियस होगा। हम कैसा कपड़ा पहने, कौन हमको डांटेगा, कौन हमको दो थप्पड़ मार सकता है, उसके अनुसार से काम आएगा। कब बादल छाएगा, कब हमारे पापा का कपड़ा भीग जाएगा, कभी कब मम्मी बोलेगी बेटा जल्दी जल्दी जाओ देखो बादल लग गया है, बारिश होने वाली है। इंसान भाप लेता है बातों को और अपना कपड़ा भीग जाएगा, हम गड़बड़ हो जाएंगे। तो अपनों के प्रति, हर अपने में जितने भी हम लोग, हम अपने के प्रति पूरा कॉन्शियस हैं, अपने बॉडी के प्रति कॉन्शियस है ना। ये सिर्फ इंसानों में मिलता है। एक और जानवर है थोड़ा सा, ऑक्टोपस। ऐसा कहा गया कि इंसान के बाद एक ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस जो समुद्रों में पाया जाता है। ऑक्टोपस भी थोड़ा बहुत देखा गया कि वो अपने प्रति कॉन्शियस है, बट उसको तत्काल नेग्लिजिबल मान लो। फिलहाल मान लो कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी सजीव है, उसमें सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो इन्वायरमेंट को तो रिस्पॉन्ड करता ही है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस है। कब हम किससे मार खा जाएंगे, कब किससे हम डांट सुन जाएंगे, वो सब बात को भांप लेता है, उसके अनुसार से काम करता है। बाबूजी गुस्साए हुए हैं, वो देख लिया तो भाई आज हम घर पर नहीं जाएंगे, 1 घंटा के बाद ही जाएंगे, अभी जाएंगे तो हम धुला जाएंगे, पूरा पिटा जाएंगे, भांप लेता है। अब जैसे मान लो कि बादल आ रही है, पूरा आंधी आ रही है और तुम अकेले कहीं जा रहे हो, रात होने वाली है, तुम कहीं छुप गया, अरे भाई अभी मैं घर जाऊंगा, मेरा घर 5 किलोमीटर है, मैं पैदल हूं, मुझे रास्ते में आंधी पकड़ लेगा, तूफान पकड़ लेगा, बादल बिजली गिर जाएगा, मैं मर सकता हूं, तो इसीलिए भाई उससे भांप लेना नहीं जाएंगे। और क्या हुआ, अपने आत्मरक्षा के लिए कहा हुआ कहीं छुप गया, वो भांप लिया कि मेरे जीवन के ऊपर कोई खतरा है। तो ये इस प्रकार का जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ मनुष्य में है, और इसको क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस। क्या बोलते हैं इसको, और सबब नहीं है। आप जरा गौर कीजिएगा, कुत्ते में, गाय में, बैल में, बकरी में, रोड पर एकदम पूरा 4 लेन है, काफी रफ्तार से गाड़ी आ रहा जा रहा, लेकिन कुत्ता को कोई फिक्र नहीं है। वो कुत्ता को कब दिखेगा, जब काफी सामने में गाड़ी आ गया, तब जो तब वो हटेगा बगल से, वरना कोई टेंशन नहीं है। गाय बैल अपना मुंह में खाए जा रहा, अब पड़ा हुआ है 4 लेन पर, रोड पर से हटवे नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं कि हमको कोई गाड़ी आके मार सकता है। इंसान देखो स्पीड से गाड़ी आ रहा, हट ले रहो, बाप रे बाप, हड्डी गुड्डी सब टूट जाएगा। कितना कॉन्शियस है अपने के प्रति। तो ये सिर्फ गुण जो है पूरी दुनिया में, धरती पर सिर्फ एक ही के पास है, और वो है ह्यूमन। और इसी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसको क्या कहते हैं लोग, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ कहां पाता है, मनुष्य में पाया जाता है। और इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई आदमी बाल का खाल निकालेगा, वो तार, तिल का तार करेगा, कहेगा क्या आपको पता है कि मनुष्य में ही सिर्फ मिलता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्या सिर्फ मनुष्य में मिलता है? तो बोला नहीं नहीं, हमको डी कुमार बताए हुए थोड़ा सा ऑक्टोपस में ही मिलता है, थोड़ा सा ऑक्टोपस जो होता है ना उसमें भी थोड़ा बहुत होता है। तो ऐसा पूछने वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि ऑल लिविंग बींग्स आर कॉन्शियस टू एनवायरमेंट बट ह्यूमन इज द ओनली लिविंग बींग which is conscious to self besides environment। हम तो besides मैंने के अलावा, environment के अलावा हम अपने से भी क्या होते हैं, अपने के प्रति भी काफी चेतना रहता है, हमारे पास कॉन्शियस रहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, लिखना दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ इंसानों में मिलता है। और इस प्रकार से कॉन्शियसनेस समाप्त हुआ। 5 फीचर में से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा फीचर कौन है, क्या जवाब दोगे?
कॉन्शियसनेस सबसे अच्छा पिक्चर क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब क्या हुआ? अगर एक लाइन में जवाब देना तो क्या बोलोगे? किसी प्रकार का कोई स्टिमुलस हमारे बॉडी पर आ जाए तो हम उसका क्या देते हैं? हम उसको सेंस करते हैं, पहले भांपते हैं और उसके अनुसार उसका हम जवाब देते हैं। ठीक है? अगर आपसे कोई पूछेगा नाम तो तुम नामे ना बताओगे कि गाली दोगे? बोलेगा बउआ अपने के नाम की भेल, तो तुम सुनोगे अच्छा फलाना आदमी नाम पूछ रहा है तो नाम बताओगे। किसी दे जाओगे तो पहले भांपते हो, बातों को सेंस करते हो क्या पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है, तब तो जवाब देते हो। यही है कॉन्शियसनेस, और यह चीज नॉन लिविंग से पाया नहीं जाता है, इसीलिए इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए कॉन्शियसनेस क्या है? इस पर कोई दाग नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सिर्फ लिविंग बींग्स में मिलता है। इसीलिए क्या है? इट इज द डिफाइनिंग फीचर। लिखना नॉन लिविंग्स cannot show consciousness, that is, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्शियसनेस के पास कोई हैज नो एनी एक्सेप्शंस, कोई अपवाद नहीं है साथियों। दैट्स वाई, इसलिए it is defining features। it is defining feature। अब एक क्वेश्चन है, अब एक आपके सामने क्वेश्चन है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। कॉन्शियसनेस से संबंधित आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, रेडी हैं? अब देखिए क्वेश्चन ये है कि एक आदमी कोमा में चला गया। क्वेश्चन है एक आदमी कोमा में चला गया। पहले आप लोग एक बात समझिए, एक वर्ड है कोमा और एक वर्ड है अनकॉन्शियस। एक है अनकॉन्शियस और एक वर्ड है कोमा। जो मरीज जिसको आप लोग बोलते हैं बेहोश, इसका हिंदी क्या होता है? बेहोश। एक बेहोश हो गया और एक कोमा में चला गया। दोनों में क्या अंतर है? यानी एक अनकॉन्शियस हो गया और एक बेहोश हो गया। दो दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहा था, दोनों में से कोई हेलमेट नहीं पहने हुए था, दोनों पत्थर से टकरा गया, ब्रेक मारा जोर से, पत्थर से टकरा गया। एक अनकॉन्शियस है, एक कोमा में चला गया। दोनों का मीनिंग क्या हुआ? दोनों का मीनिंग क्या? डॉक्टर साहब ने कहा देखिए आपका मरीज अनकॉन्शियस है, और डॉक्टर साहब ने कहा आपका एक दोस्त क्या है? वो कोमा में चला गया। तुम बोलो डॉक्टर साहब दोनों का मीनिंग क्या? उनके पास उतना फुर्सत तो है नहीं, नहीं बोला। आज हम आपको बताते दोनों में अंतर क्या है। ये मरीज है जो अनकॉन्शियस हो गया मतलब, और एक मरीज यहां है जो क्या है, और ये कोमा में, सॉरी ये इसको मान लो कोमा में है। अब क्या है, कोमा वाले मरीज को तुम कितना भी चोटी काट लो, कितना भी पिन चुभा दो, हथौड़ी से मार दो, कैंची से उसका पैर काट दो, हाथ काट दो, उंगली काट दो, चमड़ी काट दो, वो एक बार आह तक नहीं करेगा। बेड पर पड़ा हुआ है चुपचाप ऐसे कोमा में। किसी प्रकार का ना उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस बचा, ना अपने के प्रति चेतना बता, और ना ही कोई भी माने इन्वायरमेंट में कौन कैंची से काट रहा, कौन मुक्का मारा, कौन चुटी काट रहा, कुछ नहीं पड़ा हुआ है। ले लुटा। ना तो ये किसी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कुछ भी नहीं, सब कुछ समाप्त हो चुका। और एक तो इसको कहते हैं कोमा। इसको क्या बोलते हैं? कोमा। और जो अनकॉन्शियस है उसका मतलब क्या होता है कि उसको अगर मान लो वो आपको नहीं देख रहा, वैसे मुंह किए हुए सोया हुआ है, लेकिन उसको जैसे चूटी काटिएगा, जोर से पिन चुभाइएगा, दर्द दीजिएगा तो आहत आप फिर सो जाएगा। कुछ कुछ का लेवल ऐसा होता बेहोश कि बउआ मौसाइल फिर वो बउआ काम
का फिर सो गया। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत उसको लग रहा है कि कुछ सुन रहा है, बट वो जवाब अच्छा से नहीं देगा, उसका ओरिएंटेशन खत्म हो चुका है। कौन टाइम है? टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तीन चीज होता है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। कौन टाइम है? दिन है कि रात है? पर्सन मौसा है कि मौसी है, पापा है कि मम्मी है, पत्नी बेटा कौन है? पर्सन। और प्लेस, हॉस्पिटल में है कि घर में है कि स्कूल में, कहां पर है, रोड पर है, कहां पर है? तो टाइम, पर्सन और प्लेस, तीनों चीज से ओरिएंटेशन समाप्त हो चुका है, और वो जो है रिस्पॉन्ड लेकिन कर रहा है, आपके स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। और कोमा समझ गया? तो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिया है कि जो मरीज कोमा में है उस मरीज को आप क्या कहिएगा, वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो और इसके बॉडी को मशीन सपोर्ट कर रहा है तब वो जाके जिंदा है। तो दो जगह अलग अलग बात लिखा है। एक जगह लिखा है ना तो इसको लिविंग कहेंगे, ना ही इसको नॉन लिविंग कहेंगे, और ना ही इसको डेड कहेंगे। ना तो लिविंग कहेंगे, ना ही नॉन लिविंग कहेंगे, और ना ही इसको डेड कहेंगे। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी लिखा रहता है कि इसको नॉन लिविंग तो नहीं कहेंगे, इसको लिविंग कहेंगे। क्यों लिविंग कहेंगे? ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। मानते हैं कि हमारे किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हम समझते हैं, और आपने परिभाषा दिया कि दुनिया का कोई लिविंग बींग्स होगा ना तो वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेगा ही, और आज मैं कुछ भी कर देता हूं तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया, तो क्वेश्चन ये है कि इसको आप लिविंग कहो कि नॉन लिविंग? तो आंसर कहीं कहीं लिखा है कि इसको हम लिविंग कहेंगे। क्यों लिविंग कहेंगे? इसलिए लिविंग कहेंगे क्योंकि ऐसे मरीज में देखा गया कि कभी कभी कुछ मरीज जिंदा हो जाता है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने तक कोमा में रहा, 7वां महीना में आंख खोल दिया, 7वां महीना में आंख खोल दिया, उसकी लाइफ आ गई। तो अगर वो डेड हो गया होता, वो मर गया होता, तब तो उसकी लाइफ नहीं आती। तो इसीलिए बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। तो कहीं कहीं क्या हमने क्या बोला, तीन को दो जगह दो तो बार लिखा है, ना तो लिविंग कहेंगे, ना नॉन लिविंग कहेंगे, और ना ही डेड कहेंगे। हाँ, इसको ब्रेन डेड कहता है, ब्रेन से डेड हो गया। ना तो लिविंग कहेंगे, ना नॉन लिविंग कहेंगे, ना डेड कहेंगे। तो भैया क्या कहेंगे? तो कुछ नहीं कहेंगे, तीनों में से कोई वर्ड ही नहीं है। लेकिन कहीं क्या ऐसा भी कहा जाता है कि लिविंग कहिएगा कि नॉन लिविंग, तो 2 वर्ड जवाब दीजिए। तो कहते हैं इसको नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, इसको लिविंग कहेंगे। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ऐसा मरीज में देखा गया कि कुछ कुछ जो बेहोश में, जो कोमा में चला गया, वो पुनः लौट के आ जाता है, वो जिंदा हो जाता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आनंद भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, वो कोमा में था, बस यूं ऐसे से जा रहा आ रहा है, ठीक है, वो बेहोश भी नहीं है, ठीक है। तो प्यारे, कोमा में गया हुआ मरीज कभी लौट कर सकता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि कोमा में जो मरीज गया है वो क्या है? ये एक्सेप्शन लिखेगा, नोट, if a person is in coma, if a person is in coma and his life is being supported by different machines, बहुत सारे मशीन लगे होंगे, उस मशीन से उसकी जिंदगी चल रही है। If a person is in coma and his life is being supported by different machines, तो उसको क्या कहिएगा? मैंने बोला ना कि हर कुछ किताब का अलग कहना है। Then this person is being considered livings, इसको लिविंग्स कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज, क्यों लिविंग्स कहा जाता है? ये एक्सेप्शन है, बिकॉज सच पर्सन में सरवाइव, वो कभी
सरवाइव करने लगते हैं, ठीक है, वो लौट के आ जाते हैं, हम लोग की तरफ बोलने लगते हैं, दुनिया देखने लगते हैं, चलने लगते हैं। अगर वो मर गया होता, ठीक है, तो आज वो पुनः लौटता नहीं, इसीलिए उसको हम लोग नॉन लिविंग नहीं करके लिविंग कहेंगे। जबकि मुझे पता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और आपके किताबों में लिखा है कि इसको ब्रेन डेड भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? ब्रेन डेड कहा जाता है, इसको ब्रेन डेड भी कहा जाता है। दलील देना, कोई आदमी कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो ना तो लिविंग कहेंगे, ना नॉन लिविंग कहेंगे, ना डेड कहेंगे, ठीक है, ये ब्रेन डेड वर्ड है इसके लिए। तो वो अपना जवाब देगा, तो अपना जवाब देना, बोला कि लिविंग में इसीलिए कह रहा हूं कि ये बोलना ये एक्सेप्शन है, बोलना एक्सेप्शन है। मानते हैं कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे पर्सन को देखा गया कि वो पुनः सरवाइव कर जाता है, जी जाता है, हम लोग की तरफ बोलने और सुनने लगता है, देखने लगता है, चलने लगता है। अगर वो मर जाता तो इसे आज लौट के नहीं आता, इसलिए उसको हम लोग लिविंग कहते हैं। ये एक्सेप्शन है, बस एक लाइन में समझा देना, बात खत्म। क्या बाबू? सरवाइव का हिंदी जिंदा हो जाना, जिंदा रहना, जिंदा रहना, जीना, जीना भी बोलते हैं। सरवाइव करता है, वो जी लेता है, जीता है। नहीं नहीं, ये दूसरा चीज है भैया, ये इंसान के बारे में कहा जा रहा है, एक अलग चीज इंसान, ये दूसरा चीज का एक्सेप्शन कहा जा रहा है। ये अगर कोई इंसान कोमा में गया तब की बात चल रही है, वो अलग चीज तुम बोल रहे हो। तो अब चलते हैं हम लोग इस प्रकार से, पांचों फीचर समाप्त, लिविंग बींग्स का पांचों फीचर समाप्त। अब चलते हैं, आप लोग हेडिंग दीजिएगा। टाइम कितना हुआ? अच्छा अच्छा, बस सिर्फ हेडिंग दीजिए, टाइम तो है नहीं। लिखिए बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग बींग्स, लाइफ, डाइवर्सिटी माने विभिन्नताएं। देखो बायो मीन्स लिविंग बींग्स और डाइवर्सिटी मीन्स टाइप्स, प्रकार, यानी टाइप्स। कितने प्रकार के लिविंग बींग्स हैं? अगर मान लो एक इन्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है, ये एक इन्वायरमेंट है, यह एक इन्वायरमेंट, एक प्लेस से एक प्लेस से। इस प्लेस में चींटी भी है, हाथी भी है, चींटी है, हाथी है, इंसान है, आम है, धान है, गेहूं है, छिपकली है, और इस तरह से चार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 और 10। अगर मैंने जो जो नाम लिया बस उतना ही जीव है, जो जो मैंने नाम लिया बस उतना ही जीव है। और यहां पर हमने नाम लिया कि धान है, गेहूं है, मक्का है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, छिपकली है, चींटी है, कॉकरोच है, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, इंसान है, फलाना है, ठिकाना है। नहीं 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 नहीं, आपने बहुत सारा नाम गिनती करा दिया। इसका मतलब है सर इस प्लेस नंबर 2 पर बहुत प्रकार के लिविंग बींग्स है, यहां पर इतना ही प्रकार के लिविंग बींग्स है। तो अब तुम समझ गया होगा कितने प्रकार के लिविंग बींग्स कहीं पर है, उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जीवों की विविधताएं, विभिन्नताएं, प्रकार, कितने प्रकार के लिविंग बींग्स है। तो आज हम वही डील करने जा रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट, प्रॉपर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे, इनका सिर्फ अलग कहना था, वरना दुनिया में अगर इसका नाम नहीं लिया जाए तो कोई कहेगा कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के लिविंग बींग्स है, तो आंसर होगा 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज। मिलियन का मतलब 10 पावर 6, 10 लाख, और गुना करोगे तो 17 लाख से कितना होगा? 18 लाख। यानी इस धरती पर कितने प्रकार के स्पीसीज हैं, कितने प्रकार के प्रजाति हैं लिविंग बींग्स का, तो 17 लाख से 18 लाख, या यूं कह दो 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं। बस इतना ही बोलना है। और जैसे मान लो मनुष्य एक हुआ, पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हुआ वो एक स्पीसीज। हाथी 2, बिल्ली 3, धान 4, पपीता 5, उड़द, इसे का गिनती करो। अगर तुमको बोले कि उंगली पर गिनती करो, हम उम्मीद करते तुम 250 भी गिनती नहीं कर पाओगे। जो बोलो, चींटी, कॉकरोच, चूहा, जितना जानते हो ना बोलो, अमीबा, ये वो, फंगस, मांस, जो भी
तुम मात्र हमको 250-300 भी नहीं बोल पाओगे, 250-300 नहीं बोल पाओगे, बढ़िया से 400 नहीं बोल पाओगे। और कितना प्रकार का है? 17 लाख से 18 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज इस धरती पर है। और उसके बाद भी इसको नहीं रहा गया, ये जगह बोला कि मेरा कहना कुछ और है। हम बोले बोलिए आपका क्या कहना है? तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में इन्होंने बोला कि पूरी दुनिया में धरती पर 7 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज। बोला हम ये सब नहीं मानते, मेरा मानना इतना है। बोले काहे लाग लगा रहे, क्यों सिलेबस बढ़ा रहे? कितना अच्छा हम लोग याद कर लिए थे इतना, अब फिर आप एक नया जोड़ दिए 7 मिलियन। लेकिन ये आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा 12वीं का जब बायोलॉजी पढ़ोगे, 12वीं का बायोलॉजी जब पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो वहां पढ़ोगे 7 मिलियन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में 3 साल पहले ये नीट में क्वेश्चन आया था, पहली बार नीट में ये क्वेश्चन आया, कोई सोचा भी नहीं होगा। क्वेश्चन आया कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब सब आदमी को तो यही याद रहता है, सब आदमी 11th में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये पढ़ता है मन से, 1.7 to 1 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ का पता रहता है। अब पहला चॉइस भी यही था, सब आदमी खट से मार दिया, ठीक है मार दिया, अरे कितना आसान था। और जब एग्जाम हॉल से निकला बोला अरे वो जो था 1.7 वाला कितना आसान था, हम देख लियो पहले मैथ लियो। कल क्या तुम मार दिया यार, उसका वो आंसर नहीं 7 मिलियन डी चॉइस होगा। अरे क्या बात कर रहे हो? बोले क्या बात तुम कर रहे हो? रॉबर्ट मे के अनुसार जवाब देना था, ऐसे नहीं। रॉबर्ट मे साहब के अनुसार 7 मिलियन है और इनकी बात नहीं माना जाए तो वैसे क्या कहना है सब आदमी का? 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। ठीक है बेटे। और सबसे अधिक कहां है धरती पर? कहां है? कहां? अब जगह पूछ रहा हूं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जगह का नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कहां है? साउथ अमेरिका, अमेजोन की घाटी। अमेजोन की घाटी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां बारिश भी काफी होती है, धूप भी काफी होता है, घने जंगल है, और जिसके कारण वहां पर काफी मात्रा में क्या है? लिविंग बींग्स है। ऑक्सीजन तो है, लिविंग बींग्स भी है, इसीलिए ये कल लिखा देगा। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है।